दिया गया है। तो ये संसाधन के रूप में लोग हैं। आइए इसका भी एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। क्या है अवलोकन में, देखते हैं कि संसाधन के रूप में लोग। आप लोग तो जानते हैं हमारे प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे जनसंख्या, है ना, तो वो भी एक संसाधन का रूप है जनसंख्या। तो जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में है। अर्थात संसाधन के रूप में जो लोग हैं वह अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में है, व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या जो है एक मानव पूंजी है। जनसंख्या मानव पूंजी में कब बदलती है, जब शिक्षा दिया जाता है, जब प्रशिक्षण किया जाता है या चिकित्सीय सेवाओं में निवेश किया जाता है, तब वो जो जनसंख्या होती है वो मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पाद के ज्ञान का स्टॉक है। मतलब मानव पूंजी है, मानव पूंजी कहाँ से आया, जनसंख्या से आया है। जनसंख्या है तो मानव पूंजी है, मानव पूंजी कौशल है ना, कौशल मतलब जैसे शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। चलिए आगे देखते हैं। परिचय, यहाँ पे एक बार ये पढ़ लेते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनीकरण तथा प्लाट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। ये भारत की हरित क्रांति और उसका नाटकीय भूमि संसाधन के लिए बताया गया है कि किस टाइप से भौतिक मशीनीकरण और मानव पूंजी को ये महत्व और उच्च स्थान प्राप्त करता है। तो चलिए परिचय देख लेते हैं एक बार। संसाधन के रूप में लोग में हम देख रहे हैं कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। ठीक है, किसी भी देश में लोग कार्य कर रहे हैं, ये हम संसाधन के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। जैसे उत्पादक पहलू की दृष्टि है ना, जनसंख्या जो रहती है एक उत्पादक, जैसे कि कोई खेती का काम कर रहा है जिसमें उत्पादक मिलती है, और बहुत सारे काम हैं जो देखने को मिलते हैं। जैसे टीचर हो गया, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये सब सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय में। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जैसे हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़े थे कि जितने भी अलग अलग हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक निर्मित संसाधन है, और जनसंख्या भी एक संसाधन है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इनके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नकारात्मक वह सोच आ जाता है, लेकिन हमको वो नकारात्मक नहीं सोचना है। तो यहीं पे ये देखा गया है कि अनदेखा कर दिया जाता है कि जब हम इसे नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित, आगे देखते हैं, यहाँ पे है, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्या पर विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है ना,
शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, और इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जब तक इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण कैसे कहते हैं? जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाए तो इसे हम मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। भौतिकी पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। देखो आगे, मानव पूंजी में निवेश जैसे कि शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जितनी अच्छी बेहतर शिक्षा होगा, शिक्षित लोग होंगे, उसकी आय और उसके साथ अधिक स्वस्थ लोग उच्च उत्पादन कर पाएंगे। आगे देखते हैं इन लोग क्या कह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं बच्चे। मानव संसाधन क्या है? कि यह भूमि अथवा श्रम के समान है, यह इससे अधिक है, ये कह रहा है। मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है? यह उससे भी अधिक है, यह मानव पूंजी है। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। संसाधन के रूप में लोग, देखो जैसे भी यहाँ पे जैसे इंजीनियर है, टेलर है, टीचर है, डॉक्टर है ना, ये संसाधन का एक रूप तो है, मानव पूंजी है। जैसे देखा जा सकता है, यहाँ पे आए थे हम पर। लेकिन यह आवश्यकता नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। जरूरी है, आवश्यकता तो नहीं है कि एकदम दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम कोई पूंजी कमाते हैं वो परिसंपत्ति में बदल ही देते हैं, बदल जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिकी और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। शकल की कहानी पढ़ें क्या? कितना लंबा है ये शकल की कहानी? कहानी पढ़ने से थोड़ा और याद रहता है, तो हम पढ़ ही लेते हैं। दो मित्र विशाल और शकल एक ही गांव शेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी, है ना। शकल की आयु क्या थी? 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल भी करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। ठीक है, उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए भी कर्ज लिया, कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ में ही पढ़ाई में उनकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति मतलब आगे बढ़ने दिया। ठीक है, तो किसी न किसी के अंदर कुछ काम कार्य करने का जज्बा रहता है, तो ये बताया गया था इसमें। आगे देखते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे आए थे ना हम लोग। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है ना, उच्च आय से, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। इसमें बोल रहा है कि उच्च आय से न केवल शिक्षित और स्वास्थ्य लोग को ही लाभ होता है, बल्कि समाज के अप्रत्यक्ष लोग, उनको भी लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वास्थ्य जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। ठीक है, जैसे अब हमारे माँ बाप है, हमारे घर की और कोई आस पड़ोस के लोग, जैसे हम पढ़े लिखे हैं उनसे कम पढ़े लिखे रहते हैं, यह उनकी स्वास्थ्य सेवा इनके प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। आगे देखते हैं। अनेक दशकों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक उनका दायित्व मानते हैं। विलास एवं शकल की कहानी, ये देखिए, पहले ऐसे थे, अब ये एकदम आगे बढ़ गया, ये भी शकल आगे बढ़ गया। तो देखो कैसे हीरो के जैसे दिख रहे हैं। विशाल की कहानी, चलो ये कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों व्यक्ति के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। शकल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, उसके बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। विलास गठिया का रोगी था, उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी, शकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की तरह वह परिवार में पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उनकी कुल उत्पादकता में वृद्धि भी हुई है। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। इसीलिए तो कहते हैं शिक्षा सबसे बड़ा हम लोग का आगे बढ़ने का शस्त्र है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उनके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा तो नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। उच्च आय सबके लिए लाभकारी होता है। हम आज पढ़ाई कर रहे हैं तो उच्च आय के लिए ही कर रहे हैं ना। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। जाहिर सी बात है, गरीब किसान अपने खेत को बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चे को अपनी ही तरह सुविधा से वंचित स्थिति में रखते हैं। इसके जस्ट विपरीत कोई अशिक्षित और अस्वस्थ वाले जो रहते हैं माँ बाप, वो लोग अपनी जैसा रखने में अच्छा समझते हैं। जापान जैसे देश में मानव संसाधन पर निवेश किया है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था।
यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। जापान एक धनी देश है। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों के विशेष रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया था। जापान ने सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान दिया था। उन लोगों यहाँ पे दिया है, उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बने। जैसे कि इसमें धनी विकसित प्रौद्योगिकी है ना, भूमि है, और क्या शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ये क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलाप को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं? देख लेते हैं चित्र। हाँ, ये तो वर्गीकृत है यहाँ पे। जैसे खेत है, ये फैक्ट्री है, और ये क्या बोलते हैं इसको, सामान को ले आना जाना समुद्र के माध्यम से, समुद्र जो है ये नाव के माध्यम से, ठीक है। व्यापार जो होता है वो वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। जैसे हम लोग पिछले अध्याय में इतना डिटेल नहीं पढ़े थे, इसमें बहुत डिटेल है, तो आप लोग स्किप करके वीडियो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखते हैं आगे। ये क्रियाकलाप आप लोग देख लीजिएगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुष के बीच श्रम का विभाजन होता है। ये जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक और संस्कृति के कारण महिलाओं का कार्य अलग, पुरुषों के कार्य अलग, इसमें श्रम का जो अलग अलग कार्य विभाजन हो जाता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है, उसके लिए उसने कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है, जिसे वह परिवार के पालन पोषण व खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उसकी सेवाओं की राष्ट्रीय आय में भी नहीं जोड़ा जाता। घर के कार्य काम है ना, उसके लिए उनको कोई आय नहीं मिलती है। विशाल की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। अब ये मछली बेचकर आय कमाती थी विशाल की माँ, और अपने बच्चे को तो पढ़ाई लिखाई नहीं। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है तब वे श्रम बाजार में निवेश करती है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। इसके आगे देखते हैं। उनके पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। सही है, जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी उतना ही लाभ, उतना ही हम आय प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा कहाँ गया? शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय प्रमुख निर्धारक है। आप लोग समझ सकते हैं। अधिकांश महिलाएं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को श्रम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वह काम करती है, वह नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव रहता है। यही सोचकर बहुत सारी महिलाएं काम करने नहीं जाती, वो घर के काम तक ही सीमित रहती है। नियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती।
जैसे इसमें कहा गया है कि नौकरी जैसे हम महिलाओं के लिए कम रहती है और इसके लिए सुरक्षा नहीं पाई जाती, न कानून कोई सुरक्षा देता है। और अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश जैसे शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। उच्च शिक्षा उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। जितना उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उच्च कौशल रहता है, उनको पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उनसे सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। शिक्षण में चिकित्सा, कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरी के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें वह क्या बनना चाहती है। आप क्या 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 बनना चाहते हैं? आप टीचर बनना चाहते हैं? मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे सर्दी हो गया इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में। आगे देखते हैं, जनसंख्या की गुणवत्ता है ना, बोलते हैं बहुत जनसंख्या है, इतनी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इनकी गुणवत्ता भी पढ़ लेते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। हम ये चीज़ हम आगे भी पढ़े थे, देखते हैं आगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है ना। शिक्षा की ही बात हुई ना, शिक्षा किया है, पढ़ाई किया है, तभी तो नौकरी मिली है और अच्छा वेतन मिला है। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत थी, जरूरी है शिक्षा। इसके लिए उसके लिए एक नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। क्षितिज मतलब उनको कुछ कंप्यूटर वगैरह और पढ़ने का कुछ सामान ला के दिए थे। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय तो है ही, प्रगति निर्धारक विद्यालय की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपयों से बढ़कर 2020 से 21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951 से लेकर 52 के बीच में 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21 क्या 21 इसके आगे ये है, अच्छा 2020 और 21 से घटकर 2.8% बताया गया है। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए बाय।